आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीडी के सेकंड शिफ्ट को। 20 फरवरी को पूछा गया एग्ज़ाम में ये सवाल है। 20 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा है ये हम लोग का सेकंड डे है। इसके पहले एक वीडियो हम और अपलोड किए हैं, वो आपका 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो था। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए इस सीरीज का सेकंड डे आज स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपके लिए, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहे तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। क्योंकि आपको हम बता दें, हम ऑलरेडी आपका CGL में 2 बार सेलेक्टेड है, तो हमको पता है कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। कम से कम पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर रहा है। मान लेते हैं हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं? 100। तो कहता है सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यानी अंकित मूल्य को फिक्स्ड प्राइस बोलते हैं। अंकित मूल्य को फिक्स्ड प्राइस या इसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। फिक्स्ड प्राइस या मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो क्रय मूल्य को हम 100 मान लिए, क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा अंकित कर रहा है, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 150। अगर 20% ज़्यादा करेगा अंकित तो 120, 30% ज़्यादा करेगा तो 130, 100 से जोड़ के लिख देते हैं। 50% ज़्यादा कर रहा है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, क्रय मूल्य को 100 मान लिए, अंकित मूल्य क्या है? 50% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 100 + 50 150 हो गया। अब देखिए, कह रहा है 20% की छूट देता है। छूट किस पे देता है? कोई भी दुकानदार छूट जो होता है वो अपना अंकित मूल्य पे देता है। कोई भी दुकानदार छूट आपको अंकित मूल्य पे देगा। जैसे कि आप कहीं किताब खरीदने जाते होंगे दुकान पे, जीडी कहीं कोई किताब खरीदने के लिए गए, तो जो उस किताब पे मूल्य छपा हुआ रहता है, अंकित मूल्य को ही छपा मूल्य भी बोलते हैं। तो किताब पे जो मूल्य आपका प्रिंटेड रहता है उस मूल्य पे आपको कुछ डिस्काउंट दे देता है, 10%, 20%, 30%, कुछ भी डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि 20% का छूट दे रहा है, तो छूट किस पे देगा? अंकित मूल्य पे देगा। छूट किस पे देगा आपको? अंकित मूल्य पे। और अंकित मूल्य है कितना? अंकित मूल्य आपका 150 है। अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपया है। तो जब अंकित मूल्य 150 रुपया है, छूट आपको देगा 20%, तो कितना में बेचेगा दुकानदार? 150 रुपये अंकित मूल्य है, 20% छूट दे दिया, मतलब आपको 80% में ही दे देगा। जितना का किताब है उसका 80% में आपको दे देगा। क्यों 80% में दे देगा? क्योंकि 20% छूट दे दिया है। अगर 10% छूट देता तो 90% में दे देता। बस इसको सॉल्व कर लेना आपको। क्या आएगा? ये प्रतिशत हटाएंगे तो 00 कट जाएगा। प्रतिशत से 00 कैंसिल हो जाता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। तो नीचे में चूंकि 2 जीरो होता है तो नीचे से ऊपर का 2 जीरो क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिशत से 00 क्या हो जाता है? कट हो जाता है। अब कितना हो गया? 15 × 8 करेंगे तो 120। आपका सेलिंग प्राइस आ गया 120, मतलब आपको किताब 120 में मिल गया। कह रहा है छूट देने के बाद व्यापारी को कितना % लाभ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो चूंकि यहाँ पे क्रय मूल्य आपका कितना है माने थे आप? 100 माने थे, तो लाभ या हानि हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य पर होगा, यानी 100 पे लाभ या हानि होगा। और विक्रय मूल्य कितना आपका है? 120। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 120 है। तो 100 में आप सामान को खरीदे, 120 में बेच दिए, तो आपको कितना लाभ हो गया? 100 में खरीद करके 120 में बेच रहे हैं, मतलब आपको कितना का लाभ हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ। 20 रुपये का लाभ हुआ। और 100 पर जो भी लाभ होता है वही प्रतिशत लाभ हो जाता है। यानी 100 पर अगर 20 रुपये का लाभ हो रहा है मतलब 20% का ही लाभ हो रहा है। अगर 100 रुपये पे 30 रुपये का लाभ होगा मतलब 30% का ही लाभ होगा। ठीक है, तो आपका 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। अगर इसके बाद भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपका फिर से दिया हुआ है 119911499650। आप इस पर अपना मैसेज करके अपना प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझाते हुए चलें आपको। 5 संख्याओं का औसत 32 है। 5 संख्याओं का औसत 32 है।
यदि एक संख्या हटा दी जाए, मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, 5 संख्या था, उसका औसत आपको 32 दिया हुआ था। एक संख्या हटा दिया तो एक संख्या हटाने के बाद संख्या कितना हो जाएगा? 5 से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। उसका औसत 28 हो जाता है, इसका 4 का औसत क्या है? 28 है। तो कह रहा है हटाई गई संख्या कितनी थी। अब देखिए 5 संख्या का औसत 32 था, तो योग कितना हो जाएगा? 32 पर 160, खाली गुना करना होता है दोनों को। 4 संख्याओं का औसत 28 है, कुल योग कितना हो जाएगा? 28 गुना 4 112। तो 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग घटा देंगे तो जो आप जो हटाए थे संख्या वो निकल जाएगा। तो 160 में 112 करेंगे तो कितना जाएगा? 48। ठीक है, नेक्स्ट 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 32 से पहले जितना भी अभाज्य संख्या है उसका एवरेज निकालना है। सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। वह संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से कटे। जैसे कि हम बोल देंगे 4, तो 4 1 से और स्वयं से तो कट रहा है, उसके अलावा 2 से भी कट जा रहा है, मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं है। हम कह देंगे 6, तो 6 स्वयं से और 1 से तो कट रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम कह देंगे 5, मतलब क्या है आपका? ये 1 से और स्वयं से तो कट रहा है, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कट रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या डेफिनेशन आप समझ गए कि जो संख्या 1 से और स्वयं से कटे वो क्या है? अभाज्य संख्या है, उसके अलावा किसी भी और नंबर से नहीं कटना चाहिए। अब देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन में 1 2 3 5 दिया रहेगा, लोग 1 मार देते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। इसलिए कभी एग्जाम में पूछे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या हो जाएगा? 2। अब कह रहा है 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या आपको लिखना है। तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। 32 से पहले ये सब अभाज्य संख्या हम लिख दिए। ठीक है, अब इसका औसत पूछ रहा है, तो औसत तो आपको पता होगा। औसत क्या करते हैं? औसत के लिए संख्याओं का योग, जितना भी संख्या दिया है सब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। संख्याओं का योग अब बटा संख्याओं की संख्या, सबको जोड़ते हैं। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अब बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो योग क्या हो जाएगा? जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं जोड़ करके। 2 3 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11, 17 1 18, 10 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 20, 58 20 78, लेकिन ये 19 ही है तो 77 हो जाएगा। 77 और 23 100, फिर 129, 129 और 31 क्या हो जाएगा? 160। यानी योग आपका कितना आ गया? 160 आ गया। संख्या कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है। बस भागा लगा देंगे। 11 से एक और में लगाएंगे, 1 5 0 11 तो 44। 14 पॉइंट कुछ आने वाला है। हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन में 14 पॉइंट कुछ का एक ही ऑप्शन है। ये जो 13 पॉइंट कुछ का ऑप्शन है 17 पॉइंट का है, ये 15 पॉइंट का है। तो 14 पॉइंट हमको कुछ आने वाला है, तो आगे सोल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। 14 पॉइंट कुछ के लिए एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। आगे एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 14 पॉइंट के बाद 2 अंक रहता, 2 ऑप्शन रहता, तब इसको सोल्व करते आगे। चलिए, ये सभी स्ट्रेटजी आपको लेके चलना है, जिससे टाइम आपका थोड़ा सा सेव हो। बाकी दूसरे जो कुछ 1 2 हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आप उसको उस टाइम का यूटिलाइज कर सको। अगला सवाल देखिए, कहता है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 है। 3 नोटबुक को एन से डिनोट करते हैं, एन से नोटबुक। 6 पेन, 3 नोटबुक 6 पेन, इन दोनों को मूल्य कितना है? 3000 है। ठीक है, फिर कहता है उतने ही पैसों से, उतने ही पैसों मतलब कितना से? 3000 से। उतने ही पैसों मतलब 3000 से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। 1 नोटबुक प्लस 12 पेन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फिर आगे क्या बोलता है? राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो कितना भुगतान करना पड़ेगा? 15 पेन, 15 पेन का मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे।
चलिए ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है इसका, किसी एक को कट कर देते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए ये 3n है, इसको भी हम क्या करते हैं 3n बना देते हैं नीचे वाले को। तो 3n बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से पूरे में गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा ये 3n प्लस 12 तिया 36p बराबर 3 तिया 9000 हो गया। ठीक है, अब मेरा इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इन दोनों को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो 3n से 3n कट जाएगा, 6p में माइनस 36p घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 30p हो जाएगा बराबर 3000 में 9000 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 6000 आ जाएगा। चलिए माइनस माइनस कट गया। अब देखिए हमको 15 पेन का मूल्य निकालना है, हम 30 पेन का निकाल दिए। 30 पेन का 6000, 30 पेन का आधा क्या होता है 15 पेन, यानी 2 से भाग दिए इधर, तो इधर भी 2 से भाग दे देंगे, 3000 हो जाएगा। ठीक है, 30 पेन को 6000 में खरीद रहे हैं, तो 15 पेन को कितना में खरीदेंगे 3000 में, आधा कर दिए। 30 पेन का आधा 15 पेन, उधर 6000 का आधा 3000। चलिए नेक्स्ट वाला को क्या है, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। कुछ नहीं करना है, बस दोनों नंबर का HCF निकाल देना है। ठीक है, दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आपको पता होगा कैसे, बचपन से ही पढ़े होंगे। 1003 को 2703 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 से लग जाएगा 2006, 13 में से 6 गया तो 7, 9 में से 0 गया तो 9, ये 7, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी ये 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 1003 एक बार में लगेगा 6, 9, 7, 13 में 7 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में 6 गया 3, कट जाएगा 697, 3 दूना 6, 6 दूना 12, कितना जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो इधर लिखते हैं 5, 9 में से 1 गया तो 8, इसको लगाएंगे किसे 306 से लगाएंगे, 8 तिया 24, 832, 3 से लगेगा, 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, 6 में से 5 गया 10 में से 5 गया 5, ये कैंसिल हो जाएगा 85, 51, 4, 3, 51, 1, 34, 17, 34, 2, क्या आ गया आपका HCF आ गया, क्या 17 आ गया। HCF क्या आ गया 17 आ गया। थोड़ा सा बस HCF निकालने में प्रॉब्लम है आपको, तो HCF तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको दिक्कत हो रहा है HCF निकालने में, आप इससे और जल्दी करना चाहते हैं इसको सॉल्व, तो क्या करना है, HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहेंगे कि 2 और 4 का HCF क्या होगा, आप कहेंगे कि 2 होगा। हम कहेंगे कि 4 और 8 का HCF क्या होगा, आप कहेंगे 4 होगा। तो HCF क्या होता है, HCF वो नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबरों को काट दे। HCF वह सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो दिए गए सभी नंबरों को काट दे। ठीक है, दिए गए सभी नंबरों को काट दे। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है 17 है, तो ऑप्शन से चेक करते हैं कि क्या इसको ये काट रहा है। 17 × 85, 15 3 17 9 53 से काट दे रहा है। इसको देखते हैं 2703 को काट कर रहा है। 17 एक बार में लगाएंगे 10 बच जाएगा, 10 0, 17 6 का 2 13 14, 17 × 85, 15 3 17 9 53 से इसको 59 बार में 159 बार में इसको काट कर दिया। 17 इसको कट कर रहा है, मतलब क्या है 17 ही इसका क्या है HCF है। कोई दिक्कत, आप चाहें तो दूसरा नंबर को भी चेक कर सकते हैं, 33 को भी, क्योंकि एक नंबर से तो हमको पता नहीं चलेगा, हो सकता है 33 इसको कट कर दे। और HCF क्या होता है, बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए सभी नंबरों को कट करे। तो क्या करेंगे हम 33 को भी चेक करेंगे, 19 को भी चेक करेंगे, 29 को भी चेक करेंगे, सबको चेक करना होगा। और उसमें जो सबसे बड़ा नंबर इसको कट करेगा वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल
टाइम दोनों से बराबर ही लगने वाला है। अगर सबको आप चेक करने जाएंगे तो फिर उतना ही टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप ट्रेडिशनल मेथड को ही अपनाएं। चलिए नेक्स्ट आपका है, कहता है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करता है। बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करता है। 384 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी जो है एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर रहा है और विपरीत दिशा में आ रही लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर रहा है। तो 12 सेकंड में बिजली के खंभे को पार कर रहा है, मतलब अपना ही लंबाई पार कर रहा होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग में लगा समय, किसी भी चीज़ को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है। ये फॉर्मूला है क्या, डी रिलेटिव बटा वी रिलेटिव। यहाँ क्रॉसिंग में कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकंड लग रहा है। डी रिलेटिव का मतलब क्या है, अगर ट्रेन बिजली के खंभे को पार कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है, तो उस कंडीशन में केवल ट्रेन का लंबाई ही काउंट होगा। तो ट्रेन का लंबाई क्या है, 384 है। वी रिलेटिव का मतलब क्या है, यहाँ खंभा तो चलने वाला है नहीं, खाली रेलगाड़ी चलने वाला है, तो रेलगाड़ी का चाल पता नहीं है तो वी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 × 36 2 4 12 × 24 यानी 32 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर कहता है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर रहा है। फिर देखिए, फिर क्रॉसिंग में कितना समय लगा रहा है, 12 सेकंड लगा रहा है। इस बार दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस कर रहा है। तो अगर एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करे, फॉर्मूला क्या आएगा भाई, डी रिलेटिव बटा वी रिलेटिव। तो एक रेलगाड़ी अगर दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करे तो क्रॉसिंग में लगा समय क्या होता है, डी रिलेटिव बटा वी रिलेटिव। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर एक रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार कर रहा है या किसी पुल को पार कर रहा है या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों का लंबाई ऐड हो जाएगा, दोनों का लंबाई ऐड हो जाएगा। तो पहला रेलगाड़ी का लंबाई कितना था, 384, और इसमें भी लिखा हुआ है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी है, हमने उसका भी लंबाई क्या है, 384 ही है। ठीक है, वी रिलेटिव में क्या होगा, अगर दोनों चलने वाला है, समान डायरेक्शन में चलेगा तो चाल घट जाएगा यानी V1 - V2। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो चाल जुड़ जाएगा, मतलब V1 + V2। तो यहाँ दोनों रेलगाड़ी चलने वाला है तो क्या हो जाएगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा। एक का चाल 32 हम निकाल चुके हैं, दूसरा का चाल हमको निकालना है, उसका चाल क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। विपरीत दिशा में चल रहा है इसलिए दोनों का चाल क्या कर दिए, जोड़ दिए, बराबर कितना है, 12 है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 384 सॉल्व करें कितना आएगा, 4 4 8 4 4 8 8 8 16 3 3 6 1 7 12, यहाँ क्या है 32 + x, 12 × 6 = 72, 4 8 12 × 48, 32 + x बराबर 64, x का मान क्या आ गया, 32 मीटर पर सेकंड। यानी दूसरा गाड़ी का चाल भी क्या हो गया आपका, 32 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ये सवाल जो आपका है 7 नंबर, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा हुआ है, चाहे जीडी का एग्ज़ाम लीजिए, एमटीएस का एग्ज़ाम लीजिए, सीजीएल का एग्ज़ाम लीजिए, सीपीओ का एग्ज़ाम लीजिए, रेलवे में एनटीपीसी का, सब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। कहता है 6 पेन का क्रैमुल, 6 पेन का क्रैमुल, क्रैमुल को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। 6 पेन का कॉस्ट प्राइस 5 पेन के भी क्रैमुल के समान है, 5 पेन के सेलिंग प्राइस के समान है, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, फिर से जो दिया है बस उसी को लिख देना है। 6 पेन का क्रैमुल यानी 6 CP, 5 पेन का भी क्रैमुल यानी 5 SP क्या है, समान है, मतलब बराबर है। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको पता होता है कि 2x = 3y है तो x और y का अनुपात कैसे निकालते हैं, y का गुणांक x की तरफ लेते हैं, x का गुणांक y की तरफ ले जाते हैं, यही आपका है अनुपात निकालने का तरीका। तो यहाँ से हम अगर CP और SP का रेशियो निकालना चाहेंगे, CP और SP का रेशियो निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, SP वाला CP तरफ आ जाएगा और CP वाला SP तरफ चला जाएगा, हो गया, SP CP का रेशियो आ गया। अब देखिए अभी क्या है आपका कि आप 5 में खरीद रहे हैं, 6 में बेच दे रहे हैं। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस है, 5 में आप खरीदे, SP मतलब सेलिंग प्राइस है, 6 में बेच दिए।
तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, क्रयमूल्य पर निकलता है। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रयमूल्य पर निकलता है। तो 1 रुपये का लाभ कितना में हुआ, क्रयमूल्य 5 है, 5 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 20 25 100, यानी 20% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इससे ज़्यादा स्लो कोई नहीं समझा पाएगा। आप कोशिश कीजिए समझने का, ज़रूर समझ में आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल सवाल इसमें है नहीं, एक आध को छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका इजी ही है। कहता है 70 सेंटीमीटर धार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको देखिए खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h, बस और कुछ करना ही नहीं इसमें, फॉर्मूला केवल याद होना चाहिए। 2π का मान आपको पता है 22/7 होता है, 22/7 होता है। त्रिज्या आपको दिया है 70 सेंटीमीटर, आधार का त्रिज्या 70 है, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 14, सब कुछ तो दिया हुआ है, खाली फॉर्मूला लगाना था। 7 दाएँ को 70 हो गया। अब देखिए 22 दूना 44, और 44 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 440, ये 14 बच गया, गुना 14, 14 गुना 0 14, सॉरी 14 गुना 0 0, 14 4 56, बाकी 5, 14 4 56, 56 5 61, 56 5 61, 56 5 61, 6160 आ गया। बस फॉर्मूला केवल यूज करना है। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, तो 25% लाभ है, क्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले देखिए 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 125, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120, 100 से जोड़ के लिखते हैं। 30% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। तो फिलहाल 25% लाभ है, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर देंगे, निकालने वाले से गुना करते हैं, निकालना क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से गुना करेंगे, क्रय मूल्य अपने आप में 100 मान के चलते हैं, क्रय मूल्य अपने आप में 100 मान के चलते हैं, हो गया। बस सॉल्व कर लेना इसको, 25 4 100 और 25 25 25 से, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 5 एक बार में, 1 8 5 दिए 15, 2 7 5 5 25, फिर 2 5 5 5 25, हो गया सॉल्व। 4 5 20, 4 को अभी से गुना कर देंगे, 4 5 20, 4 5 20 2 22, 13 4 52 2 56, कुछ तो गड़बड़ हो गया लगता है, 6875 ही है ना, हाँ। 5 से 13 5 65, 3 7 5 7 35, ओ सॉरी कैलकुलेशन में गलत हो गया, यहाँ 7 आएगा और 5 25, हाँ करेक्ट, थोड़ा कैलकुलेशन में गलत हो गया था। 4 5 20, बाकी 2, 7 4 28 2 30, बाकी 3, 13 4 52 3, 52 3 55, 5500 आंसर आएगा, ठीक है। बस विक्रय मूल्य आपका दिया था 6875, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125 होगा, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर दिए, निकालना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अपने आप में हम 100 मानते हैं, तो 100 से गुना कर दिए। नेक्स्ट है आपका, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। ये सवाल आपका कल भी आया था, कल का जो सेट था, जो पहला सेट था, उसमें भी ये सवाल आया था। कहता है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए, टाइम कितना दिया है, 5 साल, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल दिया हुआ है। 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 2/5 है। आपको हम बताए थे कि जो हर में है उसी को आप राशि मान लीजिए, राशि मतलब मूलधन, राशि मतलब मूलधन है, राशि मतलब मूलधन है। तो चलिए हर में जो टर्म दिया रहेगा उसी को क्या मान लेना है, आपको मूलधन मान लेना है। तो हर में 5 दिया है तो आपको 5 को मूलधन मान लिए। तो अब यहाँ से ब्याज निकालना पड़ेगा, ब्याज, ब्याज क्या होगा, कहता है ब्याज जो है राशि का 2/5 है। राशि अगर 5 मान लिए आप, राशि 5 मान लिए, ब्याज राशि जो भी है उसका 2/5 है, मतलब ब्याज 2 निकल जाएगा। ब्याज कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साधारण ब्याज, यानी SI बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, बस पुट कर देना है वैल्यू। SI का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए, मूलधन का वैल्यू 5 है तो 5 रख दिए, टाइम वैल्यू दिया हुआ है 5 साल तो 5 साल रख दिए, और निकालना है बटा 100। 5 25 25, 25 को 4 से काट देंगे, 25 100,
4 जाके इधर 2 से गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 बराबर आर। आर का वैल्यू निकल गया 8%। ठीक है, रेट हमेशा प्रतिशत में होता है। अगर आपको किसी चैप्टर में भी दिक्कत है तो हम उस चैप्टर को भी बाद में आगे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करेंगे, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं सब कुछ। 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। दशमलव के बाद कितना अंक हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिए। स्क्वायर करने से क्या होता है, दशमलव, अगर चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक है अंतिम में, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि दशमलव के बाद मेरा 2 अंक रहता और इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। दशमलव के बाद 2 अंक है तो स्क्वायर करने पर दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएगा। दशमलव के बाद कितना हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। तो 3 अंक और लगा दिए, 4 अंक हो गया। यहाँ वही चीज़ है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो स्क्वायर करने के बाद दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएगा। दशमलव के बाद कितना होगा, 4 अंक, 1 2 3, 1 तो है 4। बस और कुछ नहीं करना है, सोल्व कर लेना है। इसको जोड़ ही सकते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ भी हम इधर 2 जीरो ला के 4 अंक बना लेते हैं। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0.0101। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 1। ठीक है, तो जब भी दशमलव वाले नंबर को स्क्वायर करते हैं, दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो स्क्वायर करने के बाद 2 अंक हो जाएगा, 2 अंक है तो 4 अंक हो जाएगा, 4 अंक है तो 8 अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। x का 45% y के 15% के बराबर है। x का 45% y के 15% के बराबर है। बस लिख दिए, जैसे बोला था वैसे लिख दिए। बोला था x का 45% y के 15% के बराबर है तो बराबर कर दिए। अब सोल्व कर लेना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 दिया 45 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 3x बराबर y आ गया। आपको पता है कि x/y कैसे निकालते हैं, y का जो गुणांक है, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, तो y का गुणांक x की तरफ और x का गुणांक कहाँ चल जाएगा, y की तरफ, तो x y का रेशियो निकल गया 1/3। ठीक है, x का गुणांक y की तरफ, y का गुणांक x की तरफ। 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिन में करते हैं। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, MDH बटा W, M1 D1 H1 बटा W1 इजिकल टू M2 D2 H2 बटा W2, ऐसा पढ़े होंगे फॉर्मूला। M1 का क्या है मतलब, M1 का मतलब क्या है, काम करने वाले लोग। अगर काम करने वाला 10 आदमी है तो M1 की जगह पर 10 हो जाएगा। काम करने वाला 20 आदमी है तो M1 की जगह पर 20 हो जाएगा। D1 का मतलब क्या है, डे, कितना दिन तक काम कर रहा है। अगर 10 दिन तक काम कर रहा है तो 10 लिखेंगे, 20 दिन तक काम कर रहा है तो 20 लिखेंगे। घंटा, H1 का क्या मतलब है, घंटा। अगर एक दिन में 4 घंटा काम कर रहा है तो 4 लिखेंगे, एक दिन में 6 घंटा काम कर रहा है तो 6 लिखेंगे। कभी कभी H1 नहीं दिया रहता है तो दोनों तरफ से H1 हट जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा M1 D1 बटा W1, इधर M2 D2 बटा W2। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए 72 जिल्दसाज, जिल्दसाज का मतलब देखिए क्या है, आदमी है वो। 72 जिल्द लगाने वाला वो आदमी है, यानी M1 का वैल्यू दिया हुआ है। M1 का वैल्यू कितना है, 72 जिल्द लगाने वाला आदमी है, उसको जिल्दसाज हम लोग बोल रहे हैं। तो M1 की जगह पर कितना हो गया, 72। 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में करते हैं। D1 देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना दिन बोल रहा है, 22 दिन, 22 दिन में करते हैं। पुस्तक में जिल्दबंदी कर रहा है मतलब एक काम है वो आप पुस्तक में जिल्दबंदी करने का मतलब क्या है, वो एक काम है। तो वर्ग को हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, यानी 720 कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, बराबर 12 दिनों में। अब देखिए अगला कंडीशन क्या है, 12 दिनों में, यानी D2 का वैल्यू दिया हुआ है 12 दिन। 760 पुस्तकों की जिल्दबंदी, यानी काम कितना है, 760 पुस्तक को जिल्द लगाना है। कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी, कितना जिल्दसाज मतलब कितना आदमी लगेगा, तो मान लेते हैं कि 1 आदमी लगेगा।
बस इसी एक्स का वैल्यू निकालना है। 12 से काटेंगे, 12 छक 72, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा इधर। 6 से काटेंगे, 12 छक 72। उसके बाद क्या काटेंगे, 11 दूना 22, 6 दूना 12। 6 से काटेंगे, 11 छक 66। 11 इधर और 11 इधर बच गया। 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121। इधर क्या बच गया, एक्स। यानी कितना जिल्दसाज लगेगा, 121 जिल्दसाज आपका लगेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज़्यादा है। क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य को ही मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 160। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य को 100 मान लिए, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 60% ज़्यादा मतलब 60 ज़्यादा, तो 160। 50% ज़्यादा था 150 हो जाता, 30% ज़्यादा था 130 हो जाता। फिर क्या कहता है, उस वस्तु पर 20% छूट दी जाती है। 20% छूट दे रहा है। छूट किस पर देता है, अंकित मूल्य पर देता है। अभी आपको बताए थे छूट किस पर देता है, अंकित मूल्य पर देता है। तो कितना में बेचेगा, देखिए 160 का अंकित मूल्य है, 20% छूट दिया मतलब 80% में बेच देगा। परसेंट से 00 कट हो जाएगा, 16 128, यानी 128 में बेच देगा। अब 100 में खरीद के लाया है, 100 में खरीद के लाया है, 128 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो जाएगा, 28 का लाभ हुआ। 100 पर जो भी लाभ होता है वही आपका क्या हो जाता है, प्रतिशत लाभ हो जाता है। 100 पर जो भी लाभ होता है वही आपका क्या हो जाता है, प्रतिशत लाभ हो जाता है। सेम सवाल देखिए रिपीट कर दिया। नेक्स्ट देखिए आपका, किसी संख्या के 20%, कोई संख्या मान लेते हैं x, कहता है किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% का 25%, का मतलब गुना, का 25% 250 के बराबर है, 250 के बराबर है। किसी संख्या का, तो किसी संख्या को x मान लिए, कहता है किसी संख्या का 20% का 25%, 25 यहाँ पे बोल रहा था, का 25% 250 के बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब बस सॉल्व कर लेना है। देखिए x गुना 20% को क्या लिखेंगे, 20/100, 20/100। 20% का मतलब क्या है, 20/100 मतलब 20/100 1/5 हो जाएगा, 1/5। 25% मतलब क्या है, 25/100, 25 तो 100 1/4 हो जाएगा, बराबर 250। x का मान क्या हो जाएगा, 250, और 5 और 4 20, उधर जाके 20 गुना हो जाएगा। 25 दूना 50, फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो, 5000। तो x का मान निकल गया कितना, 5000। आपसे पूछ रहा है संख्या का 35% कितना होगा। संख्या निकाल दिए कितना, 5000 निकाल दिए। इसका आपको 35% पूछ रहा है, 35%। आपको पता है प्रतिशत से 2 जीरो कट जाता है, 0, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 17, यानी कितना हो जाएगा, 1750। नेक्स्ट आपका है 9000 रुपये का मूलधन कितना दिया है, 9000। 80% वार्षिक दर से, रेट कितना दिया हुआ है, 80%। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। यहाँ देखिए ये मेन आपका है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। 12 महीने का चक्रवृद्धि है, बताइए टाइम कितना दिया है, 12 महीना। 12 महीना को हम पहले साल में बदल लेते हैं। टाइम जब भी दिया रहेगा तो हम उसको साल में ही लिखेंगे। 12 महीना है तो साल लिख देंगे, 18 महीना है 1.5 साल लिख देंगे, 24 महीना है 2 साल लिख देंगे। तो पहले टाइम को साल में लिख दिए। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, CI क्या होगा। सबसे पहले देखिए अगर डायरेक्ट रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ चूंकि अर्धवार्षिक लिखा हुआ है तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि टाइम में 2 से गुना और दर में 2 से भागा होगा, ठीक है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है टाइम में 2 से गुना, दर में 2 से भागा। तो टाइम हो जाएगा 2 और दर कितना हो जाएगा, 40%, यानी ये वाला आपका वैल्यू चलेगा। ROT का वैल्यू क्या चलेगा, 40 और 2। अब देखिए अगर आपको 2 साल का CI निकालना है, 2 साल का CI निकालना है तो आप AB फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, A + B + AB/100, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 2 साल का CI। तो AB फार्मूला का मतलब क्या है आपका कि A का वैल्यू 40 है, B का वैल्यू भी 40 है, तो 40 + 40 + 40 × 40/100,
416, 40 80 प्लस 16 कितना हो जाएगा 96, यानी 96% आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। आपको CI निकालना है तो पहले देखिए मूलधन कितना दिया 9000 दिया है, मूलधन 9000 दिया है, मूलधन को मूलधन से तुलना कर देंगे, मूलधन को मूलधन से तुलना करेंगे, जो आइटम दिया रहेगा उस आइटम को उसी से तुलना करना है। अगर ब्याज दिया है तो ब्याज को ब्याज से तुलना करेंगे, मूलधन दिया है तो मूलधन को मूलधन से तुलना करेंगे, अमाउंट दिया है तो अमाउंट को अमाउंट से तुलना करेंगे, रेट दिया है तो रेट को रेट से तुलना करेंगे। तो फिलहाल मूलधन दिया है 9000, तो मूलधन अपने आप में हम 100 मानते हैं। आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज तो मूलधन अपने आप में कितना माना जाता है 100 माना जाता है। तो मूलधन 9000 दिया था तो मूलधन को मूलधन से तुलना कर दिए। निकालने वाले से गुना, निकालने वाले से गुना निकालना है ब्याज, तो ब्याज 96% आ गया, यानी 96 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, डबल जीरो कट गया, 0 9 छक्का 54, 9 9 81, 5 86, 8640। चलिए नेक्स्ट, PQR के बीच 8400 रुपये को इतना के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए PQR इन तीनों के बीच किस रेशियो में बांट दिए 2/3 रेशियो 3 रेशियो 1/3। अगर फ्रैक्शन में रेशियो दिया रहे, भिन्न में रेशियो दिया रहे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लिए 3 3, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लिए कितना आ गया 3। फिर क्या करते हैं 3 से 3 में भागा देते हैं, 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करते हैं 2 आ जाएगा। खाली यहाँ अगर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुपात है तो हम अनुपात लिख देंगे, बस इतना ही अंतर है, अनुपात है तो अनुपात लिखेंगे। 1 को 3 से भागा देंगे 3 3 3 9, 3 को 3 से भागा देंगे 1 1, यानी क्या आ गया 2:9:1। नीचे जो आपका एलसीएम था वो आपका अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो आपका निकल गया। तो फ्रैक्शन में जब भी रेशियो दिया रहे तो जैसे भी इनका जोड़ करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, बस जोड़ के जगह पर रेशियो लिखना है और बाद में एलसीएम को गायब कर देना, एलसीएम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो PQR का रेशियो निकल गया क्या 2:9:1। अब कह रहा है PQR के बीच 8400 बांट रहे हैं, कितना बांट रहे हैं 8400 बांट रहे हैं। यहाँ पे कितना बांट रहे हैं 2 रुपया P को दे रहे हैं, 9 रुपया Q को दे रहे हैं, 1 रुपया R को दे रहे हैं, 9 2 11 1 12, तो 12 से तुलना कर दिया। अभी देखिए बोले थे ना कि जो भी आइटम दिया रहेगा उसको उसी से तुलना करना है। तो क्या दिया है कि तीनों के बीच 8400 बांटे हैं, यहाँ से तीनों के बीच कितना बांट दिए 12 बांट दिए, तीनों के बीच 8400 बांटे हैं, तीनों के बीच हम बांटे हैं 12, तो तुलना कर दिए, बांटा गया राशि को बांटा गया राशि तुलना कर दिए। निकालने वाले से गुना, निकालना है R का हिस्सा, R का हिस्सा कितना है R लास्ट वाला आइटम है यानी 1 है इसका हिस्सा, तो 1 से गुना करेंगे, 12 7 84, बस 700 आ गए। नेक्स्ट आपका है, कहता है एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। त्रिज्या 50% बढ़ा दिए, त्रिज्या बढ़ाने का मतलब क्या है R1 R2, त्रिज्या बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर पहले त्रिज्या 100 था तो बाद में आप 50% बढ़ा दिए मतलब 150 कर दिए, 20% बढ़ाते तो 120 कर देते। पहले त्रिज्या 100 मान लिए हम, बाद में 50% बढ़ा दिए हैं मतलब 150, 10% बढ़ाते तो 110, 20% बढ़ाते 120। ठीक है, तो त्रिज्या का रेशियो कितना आ गया 50 दूना 100, 50 3 150, त्रिज्या का रेशियो आ गया 2:3। आयतन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है कि गोला में क्या होता है 4/3 πr3, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, मतलब त्रिज्या का क्यूब करना है। तो अगर आयतन का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम को ही आयतन बोलते हैं, तो बस त्रिज्या का क्यूब कर देना है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। कहने का मतलब पहले अगर वॉल्यूम 8 था तो बाद में त्रिज्या बढ़ाने से वॉल्यूम कितना हो गया 27 हो गया। तो आपसे कह रहा है क्या कि आयतन में कितना % वृद्धि होगा, तो आयतन पहले 8 था बाद में 27 हो गया, तो कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया। 8 से 27 होने का मतलब 19 बढ़ गया। 19 कितना में बढ़ा है 8 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, 2 4 8, 25 4 100, 25 गुना 19 5 95, बाकी 9, 19 दूना 38 5, सॉरी 19 दूना 38 और 9 47 और बट्टा 2, सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 23 दूना 46, 7 दूना 14, 237.5%। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है, महत्तम इतना है तो लघुत्तम बताइए। आप पढ़े होंगे तरीका क्या, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। दो संख्याओं का गुणनफल एक ही साथ दे दिया, इन दोनों का गुणनफल दे दिया कितना 720। पहला और दूसरा दोनों का गुणनफल एक ही साथ दे दिया कितना 720, तो 720 लिख दिए। SCF 4 बोल रहा है, SCF 4 बोल रहा है। एलसीएम आपसे पूछ रहा है 1872, एलसीएम कितना हो जाएगा 180। अगर किसी को वीडियो ज़्यादा स्लो लग रहा है तो कृपया 2x स्पीड में इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम उस लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है मैथ्स में, ताकि वो आसानी से समझ सके। और अगर किसी को ज़्यादा स्लो लग रहा है तो वो 2x स्पीड में देखेगा, उसका भी काम हो जाएगा। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है। यहाँ देखिए स्वप्निल का बात हो रहा है, 16 दिनों में सोफ़ा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर, मतलब स्वप्निल तो था ही, अगर रेवती के साथ मिल जाता, R फॉर रेवती, काम करते हुए काम को 128/17 दिन में पूरा करता है, 128/17 दिन में पूरा करता। अगर स्वप्निल अकेले काम करता तो 16 दिन में पूरा कर देता, लेकिन अगर रेवती के साथ मिल के काम करेगा, दोनों मिल के, तो 128/17 दिन में काम पूरा होगा। तो रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितना दिन लगेगा, रेवती को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा रेवती को। चलिए टाइम दिया हुआ है, पहले सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 16 128/17 का एलसीएम निकालेंगे, तो 16 और 128/17, नीचे में कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं। भिन्न का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। भिन्न का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। तो 16 और 128 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 128 ही हो जाएगा, और 1 और 17 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 128 आ गया। 128/1 का मतलब 128 है। आप देखिए जिसके टाइम से एलसीएम भाग देंगे उसका क्षमता आ जाएगा। 16 × 28 से 8 हो जाएगा, और 128 में 128/17 से अगर भाग देंगे तो 17 ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका क्षमता 17 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि स्वप्निल का क्षमता अकेले का कितना है 8 है, स्वप्निल और रेवती दोनों का कितना है 17 है, यानी खाली रेवती का 9 क्षमता होगा। स्वप्निल की क्षमता को दोनों की क्षमता में घटा देंगे तो रेवती का क्षमता निकल जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा रेवती का क्षमता। पूछ रहा रेवती कितने दिन में काम पूरा करेगी, टोटल काम कितना है 128 है। 128 काम को 9 के क्षमता से कितना दिन में कर देगी, 9 के क्षमता से कितना दिन में कर देगी, 9 एक बार में नहीं कटेगा ये, सॉरी ये कटेगा नहीं डेटा, 8 2 10 11 वाला जोड़ के 128/9 हो जाएगा। 128/9, 128 काम को 9 के क्षमता से कितना दिन में कर देगी 128/9 दिन में, 128/9 दिन में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो जीडी का तैयारी करते हैं। और जीडी के अलावा कोई और भी एग्ज़ाम्स है उसमें भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा। तो जो लोग भी मैथ्स में कमज़ोर हैं उनको एक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है।